Assalamu alaikum class. This welcome to the online mode of learning. Hope you all people are doing well. So here is the lecture number 1, and the subject which we have been discussing is advertising management. So the first topic which we are discussing today is principle of advertising. इसमें जो है मैं आपको पहले ब्रीफली बता दूं कि हमने ये देखना है कि जो आपके पास एडवर्टाइजिंग है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, और आपकी ग्लोबल एनवायरनमेंट में आपके बिजनेस कंपटीशन में किस तरह से जो है वो एडवर्टाइजिंग को के थ्रू आप जो है वो अपने बिजनेसेस को प्रोपागेट कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, compete कर रहे हैं। और आपने एडवर्टाइजिंग को एक वो सक्सेसफुल टूल अडॉप्ट किया है कि विद आ इफ़ेक्टिव एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट आप अपने प्रोडक्ट को, उसकी क्वालिटी को, उसकी फ़ीचर्स को, उसके डिज़ाइन को सिग्निफिकेंट बना सकते हैं। और एक एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट जो है इट्सल्फ एक वो पूरे का पूरा एक स्ट्रेटजिकल प्रोसेस है with the help of which you can keep this fastest competition in a front line. Fine. So हम देखते हैं इसके कंटेंट। So the first question arises when we are talking about the advertising, that is why advertising. What is the importance of the advertising important क्यों है, हम एडवर्टाइजिंग को क्यों अडॉप्ट करते हैं, या एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट जो है वो क्यों ज़रूरी है। डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फाइन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज अराइजेस कि एडवर्टाइजिंग क्यों, why it is necessary to be advertise your product. First thing that is you all people know as the marketing student, the one very the famous phrase about the marketing is that consumer is the king. Your product, your services, your design, your strategy, your progress all depend upon the consumer behavior and the consumer buying behavior. So consumer can learn every detail information through advertising. Advertising is, कह लो कि दैट इज़ अ स्पीडफुल वे, इट इज़ अ फ्रीक्वेंट वे। एक आपके पास ऐड चलती है, चाहे वो बिलबोर्ड्स के थ्रू है, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू है, वट एवर द वे ऑफ द एडवर्टाइजिंग यू आर यूज़, आपके पास एक डिटेल इंफॉर्मेशन 1-2 मिनट की एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप दे देते हैं। फाइन। सो एडवर्टाइजिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिशन अमंग बिजनेसेस। मैंने जैसे बताया कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कंपटीशन की वजह से आपके पास जो है वो आपके रिसेंट एरा में एडवर्टाइजिंग जो है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपके पास जब बिजनेसेस compete कर रहे होते हैं तो अब उस कंपटीशन में सक्सेसफुल होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपने कितनी बेहतर एडवर्टाइजिंग की है अपनी प्रोडक्ट की, बिकॉज इट इफेक्ट द प्रोडक्ट प्राइस एंड आल्सो इट्स क्वालिटी। ठीक है, क्योंकि देखो आपने एक बहुत अच्छी चीज़ बना दी लेकिन आपने उसको प्रॉपरली प्रोपागेट नहीं किया, डिसमिनेट नहीं किया। आप आपके पास इतना ज़्यादा सेचुरेशन है चीज़ों की, इतनी ज़्यादा compete हो रही हैं, पैरेलल चीज़ें बन रही हैं। आप अपनी जो है वो सेलुलर इंडस्ट्री में ले लें, ये फ़ोन जो हैं आपके पास वो इतनी कंपनीज बना रही हैं और आपके पास इतने वो मल्टीपल किस्म के जो है वो फीचर्स दे रही हैं, लेकिन आपको फौरी तौर पर कैसे पता चलता है कि कोई एक नया जो है आपके पास फ़ोन है, उसका एक नया मॉडल आया है और उसके अंदर क्या फ़ीचर्स हैं, उसकी प्रोडक्ट क्या है, प्राइस क्या है, क्वालिटी क्या है। वो इंफॉर्मेशन स्पीडली डिसमिनेट होती है आपके पास विद द हेल्प ऑफ द एडवर्टाइजिंग। मोर ओवर एडवर्टाइजिंग हेल्प टू स्पीड अप इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू इन्वेंशंस। सो मैंने आपको बताया ना कि इट इज़ अ वेरी सिंपल वे टू स्पीड अप the information, to disseminate the information, right information towards the consumer. So जो भी आपने अपनी न्यू इन्वेंशन की है, कोई इनोवेशन की है, आप कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन का और एक्सपेंशन का जो प्रोसेस है, दैट इज़ देखो इस अब
हम यहाँ पे 3 चीज़ें आ गई। पहली चीज़ है न्यू इन्वेंशन, आपने कोई चीज़ नई चीज़ बनाई, ठीक है, और वो आपकी इंडस्ट्री में फ्लरिश की, वो एक प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू, और उसके ज़रिए आपका एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस हुआ। ये एक, इसका मतलब ये है कि एडवर्टाइजिंग इज़ समथिंग जो आपको माइनर से मेजर की तरफ लेके जा रहा है, यानी कि एक माइनर इम्प्रूवमेंट से मेजर इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जा रहा है, कि पहले तो आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो नया चेंज आया वो लोगों को पता चला, उससे आपकी जो है वो सेलिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ हुई। सेलिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होने से कंज्यूमर रिटेंशन बढ़ी, कंज्यूमर रिटेंशन बढ़ने से आपकी जो है वो न्यू बिजनेसेस एक्सपेंड हुए, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ी। सो इट्स अ सीरीज ऑफ द स्टेप, ठीक है। सो many companies now taking different approach to marketing and promotions. So इस जो है वो आपके पास कह लें कि इनगोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग की वजह से अब आपके पास कंपनीज जो हैं वो आपकी मार्केटिंग और प्रमोशंस की डिफरेंट अप्रोचेस को अडॉप्ट कर रही हैं। दे इंटीग्रेट देयर एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स विद वैरायटी ऑफ अदर कम्युनिकेशन टेक्निक। अब आपके पास एडवर्टाइजिंग एफर्ट जो है उसको इंटीग्रेट कर दिया है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग इज़ नॉट समथिंग कि आपने चीज़ को एडवर्टाइज़ किया, उसको साथ में उन्होंने और जो कम्युनिकेशन की स्किल्स हैं, टेक्निक्स हैं, उनको इंटीग्रेट कर दिया है, सच एज इंटरनेट, लाइक डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल प्रमोशंस, पब्लिसिटी एंड पब्लिक रिलेशनशिप एंड इवेंट स्पॉन्सरशिप। अब इन तमाम चीज़ों को उन्होंने अलाइन किया है किसके साथ? एडवर्टाइजिंग के साथ। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स को जो है वो अलाइन करें विद दीज टाइप ऑफ टेक्निक जो यहाँ पर बयान की गई हैं। सो यहाँ पर क्या है आपके पास जो इसमें कोऑर्डिनेशन है, द कोऑर्डिनेशन इज़ इम्पेरेटिव, ठीक है। तो आप जब चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हो इम्पेरेटिवली, तो वो आपके पास क्या है, वो आपके पास इंटीग्रेटेड प्रोसेस के थ्रू काम कर रहा होता है, वो ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट होता है, वो ज़्यादा एलेबरेटिव होता है, और ये एक्सट्रीमली अब आपके पास जो है कोऑर्डिनेशन इम्पेरेटिव हो गया है, आपके पास इम्पॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इम्पेरेटिव का मतलब होता है एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, कि आपने कोऑर्डिनेट करना है, चीज़ों को इंटीग्रेट करना है, अलाइन करना है, पैरेलल करना है। आप इनमें से किसी भी चीज़ को एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मुंसलिक और इंटर रिलेट कर रही होती हैं। The fragmentation of mass markets, explosion of new technologies, the rapid growth of internet and electronic commerce, emergence of the global markets and economic uncertainties are all the changing the way companies approach marketing. So आपके पास ये वजूहात हैं जिनकी वजह से कंपनीज जो हैं वो अब मार्केटिंग की नई अप्रोचेस को यूटिलाइज़ कर रही हैं। कौन कौन सी? कि आपकी जो मास मार्केट्स है वो अब फ्रेगमेंटेशन में कन्वर्ट हो गई है, अब आपके पास डाइवर्सिफिकेशन आ गई है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ द मार्केट हो गई है, उसके साथ साथ नई टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो एक्सप्लॉइट हो रही हैं। एक्सप्लोजन की वजह से इंटरनेट आपका रैपिडली ग्रो कर रहा है, 4G के बाद आपके पास न्यू जनरेशन्स आगे आ रही हैं, और ई कॉमर्स की वजह से ज़्यादा अब आप देखें, वैसे ही कोविड आईडी की वजह के बाद जो आपकी पोस्ट कोविड आईडी होगी, आपका और ज़्यादा ई कॉमर्सिंग, इंटरनेट यूसेज और आपके पास जो है वो एमरजेंस ऑफ टेक्नोलॉजी ज़्यादा हो जाएगा। और बिकॉज देखें अब जो सिचुएशन आई वो एक अनसर्टन सिचुएशन थी, उस अनसर्टेनिटी को हमने मीट आउट किया विद द हेल्प ऑफ द इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकली टेक्नोलॉजी, फाइन। सो आपके पास ये तमाम जो हैं वो ज़रूरियात ने आपकी मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को डिफरेंट कर दिया है। So developing marketing communications program that are responsive to these changes is critical. अब देखें यहाँ पर जो important word यूज़ हुआ है responsive. Responsive का मतलब ये है कि आपने अपनी marketing channels को, अपनी marketing communication programs को ऐसा रखना है कि वो इन चेंजेस को प्रॉपरली एड्रेस कर सके, प्रॉपरली रिस्पॉन्स दे सकें। However, advertising and other form of promotions will continue to play an important role. तो
हालांकि आपके पास जो आपकी एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन की बाकी जितनी भी फॉर्म्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं. In market-based economies, consumers have learned to rely on advertising and other forms of promotion for information they can use in making purchase decision. बट जब भी हम बात करते हैं कि हमारी जो मार्केट बेस्ड इकोनॉमीज़ है वहाँ पर आपके पास कंज्यूमर का जो परचेजिंग बिहेवियर है, परचेजिंग पैटर्न है, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड होता है विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजिंग campaigns and promotion, different forms of promotions. So not all marketing transaction involve the exchange of money for the tangible product and सर्विसेज. देखें, आपने मार्केटिंग की जब सिंपल प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग पढ़ा होगा वहाँ पर आपने टेंजिबल एंड नॉन टेंजिबल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ा होगा. तो इसका मतलब ये है कि जो आपकी जितनी भी मार्केटिंग की ट्रांजैक्शंस हैं वो डजंट नेसेसरी कि उसके बदले में आपको टेंजिबल एक्सचेंज ऑफ मनी ही हो या टेंजिबल प्रोडक्ट और सर्विसेज ही मिले. इनटेंजिबल के लिए भी आप जो है वो काम करते हैं. फॉर एग्जांपल, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सच एज चैरिटीज़, रिलीजियस ग्रुप, arts and colleagues and university receive millions of dollars in donation every year. So donors generally do not receive any material benefit for their contribution. They donate in exchange for intangible social and psychological satisfaction such as feeling of goodwill and altruism. Fine. तो आपके पास जब आपने, लेकिन आप मार्केटिंग तो हो गई ना, मार्केटिंग ट्रांजैक्शन हो गई. अब जो डोनर है, जो स्पॉन्सर्स हैं, उन्होंने काम किया, उनकी ऑर्गेनाइजेशन का एक मार्केटिंग सिग्नल चला गया मार्केट में, लेकिन उस डोनर को, उस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को उसके बदले में कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टेंजिबल मनी, लेकिन उनकी गुडविल इम्प्रूव हुई. ठीक है. तो आपके पास अब जो मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का और जो प्रमोशंस का कॉन्सेप्ट है वो चेंज हो चुका हुआ है. लाइक ये देखें, आपके पास यहाँ पर एक जो है वो आ रही है, एक एडवर्टाइजमेंट आ रही है. अब यहाँ पर देखें, KFC की ये एक ऐड है, इसमें इन्होंने सारा क्लियरली दिया हुआ है. लाइक ये एक स्टूडेंट्स के लिए, आप कह लें कि किड्स के लिए जो है कोई एक डील है जिसमें 9 पीसेस ऑफ चिकन और ये जो है वो 4 ड्राइवर बॉल्स और 1.5 लीटर की जो है वो पेप्सी है, और उन्होंने उसको एक दिया हुआ है कि मिटाओ भूख. दिस बकेट हेल्प अ स्पॉन्सर अ डेफ स्टूडेंट एजुकेशन. ₹50 डोनेटेड टू द डेफ रीच स्कूल फॉर एवरी KFC बकेट सोल्ड. तो जितनी बकेट सोल्ड होंगी, अब यहाँ पर क्या आ गया, ये आ गई है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अब आपने क्या किया कि आपने एडवर्टाइज़ किया है अपनी गुड फेथ को या कंट्रीब्यूशन ऑफ योर गुड विल इन द सोसाइटी. अब ये एक एडवर्टाइजमेंट है जिसने आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जो है एक गुड अप्रोच टूवर्ड सोशलाइजेशन को प्रमोट किया है. ठीक है. अब आप क्या कर रहे हो कि आप इससे ना 2 फ़ायदे ले रहे हो कि एक तो ये हो गया कि आप जितनी सेल फोर्सेस बढ़ेंगी डेफिनेटली वो आपके डायरेक्ट मोनेटरी टर्म में फ़ायदा जा रहा है, और उससे जितनी सेल फोर्स बढ़ेगी उसके ₹50, हर बकेट के सेल होने पे ₹50, अगर आपका एक बकेट जा रहा है 1000 में, तो उसमें से ₹50 वो क्या करें, वो डोनेट कर रहे हैं. सो दिस कॉल्ड एडवर्टाइजिंग का प्रिंसिपल जो है आपने बताया कि जो आप काम कर रहे हो. देखिए, आप काम डेफिनेटली एवरी इवन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन आल्सो बी वर्क ऑन द फॉर द प्रॉफिट बेसिस. कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, लेकिन वो डिक्लेयर करते हैं कि हम चैरिटी कर रहे हैं, वो डिक्लेयर करते हैं कि हम प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहे. तो वो कैसे डिक्लेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ गुड एडवर्टाइजिंग. ठीक है. मेरा जो यहाँ पर आपको एक चीज़ इन्फोर्स करना है वो ये करना है कि एडवर्टाइजिंग में इतनी जान है. एडवर्टाइजिंग इज़ समथिंग जो आपकी गुड फेथ को एक्सप्लोर करता है, जो मार्केट में बताता है कि आपकी गुड इंटेंशंस टुवर्ड सोसाइटी क्या हैं. ठीक है. आपने उसको किस तरह प्रोजेक्ट किया? विद द हेल्प ऑफ गुड एडवर्टाइजिंग. आगे देखें. टुडे मोस्ट मार्केटर्स आर seeking more than just one time or
ट्रांजैक्शंस विद अ कस्टमर। अब आप ये नहीं कहते कि कस्टमर आया, उसने परचेज़ की और वो गया, नो। अब आप ये चाहते हो कि आप अपने कस्टमर को रिटेन करना चाहते हो। आप चाहते हो कि आपका कस्टमर वो हो जो लॉन्गेटिविटी में आपके साथ चले। दिस हैज़ लीड टू न्यू एम्फेसिस ऑन द रिलेशनशिप मार्केटिंग। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास आपने कंज्यूमर को सिर्फ वन टाइम सर्व नहीं करना, आपने उसको अपनी, जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, जब तक आपकी प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, जब तक मार्केट चल रही है, आपने उसके साथ रिलेशनशिप बिल्ड रखना है। कस्टमर के साथ ऑन गोइंग रिलेशनशिप के लिए आप कैसे अपना रिलेशनशिप बिल्ड रखोगे? विद द हेल्प ऑफ द गुड प्रिंसिपल ऑफ द एडवर्टाइजिंग। अच्छा देखें, वाई consumer have become much more demanding. They want personalized product and services that are tailored to their specific need and want. कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट का जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। अब कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट को जो है वो पसंद किया जाता है। अब जो है वो आपके पास जैसा कस्टमर कहेगा, आपने अपनी प्रोडक्ट को उसके मुताबिक आप डिमांड के अकॉर्डिंगली आप अपनी जो है वो अपनी क्या कह लें कि प्रोडक्शन को, आप अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस को अपनी डिमांड प्रोसेस से अलाइन करोगे। Advances in information technology have lead to mass customization, whereas company can make a product or deliver service in response to particular customer need in a cost effective way। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि डिमांड जैसी आ रही है उस डिमांड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट दोगे। क्यों? इसमें फ़ायदा कंपनी का भी है। एक तो आपकी स्टोरेज कॉस्ट बड़े कम होगी, क्योंकि आपने पहले से मास क्रिएट करके नहीं रखा, आपने मास प्रोड्यूस करके अपने गोडाउन्स में, अपने स्टोर हाउस में, अपने आउटलेट्स में नहीं रख दिया। आपको जैसे डिमांड आ रही है आपने वैसे चीज़ को बनाया और वैसे डिलीवर कर दिया। आप जो है वो स्टॉक आपका डेड नहीं होगा। डेड स्टॉक जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की वो कह लो ना कि एफिशिएंसी, इफ़ेक्टिवनेस को खा जाता है। कैसे खा जाता है? देखें, आपने एक स्टॉक बना के रखा जिससे जो आपको फ़ायदा नहीं हुआ, वो सेल आउट नहीं हुआ, लेकिन उसको बनाने में आपका बिजली भी ज़ाया हुई है, रॉ मटेरियल भी ज़ाया हुआ है, और वो ह्यूमन रिसोर्स जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं उसको आपने सैलरी भी दी है। तो ये आपका स्टॉक जो है ना डेड हो गया है, और डेड स्टॉक की वजह से सम टाइम आपके बिजनेसेस जो है वो लॉन्गेटिविटी में क्लैप्स भी कर जाते हैं। So another major reason why marketers are emphasizing the relationship is that it often more cost effective to retain customer than to acquire a new one। देखो, एक नया कस्टमर आ रहा है, वो एक चीज़ लेके जाता है और उसके बाद वो दोबारा नहीं आता। एक बार चीज़ लेके चला गया, आपको क्या फ़ायदा है? बेहतर होगा कि आपके अगर 10 कस्टमर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन वो आपके रिटेन कस्टमर हैं, तो वो ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। एक तो उसके परचेजिंग पैटर्न को अंडरस्टैंड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। एक आपके पास जो है ना वो एक आपके पास एक जो है वो कस्टमर इक्विटी बन जाती है। आपका कस्टमर जो है वो आपके साथ एक ब्रांड लॉयल्टी उसकी डेवलप हो जाती है, उसको सेटिस्फेक्शन अचीव। आपने जब अपने कस्टमर को सेटिस्फाई किया एक बार, दो बार, तीन बार, तो वो बार बार, क्योंकि देखें कस्टमर को भी पता होता है कि मेरी जो डिमांड है उसको इन्होंने अंडरस्टैंड किया है, वो भी अपना टाइम सेव करना चाहेगा। वो भी ये चाहेगा कि मैं अब ऐसे जो है वो उसके पास जाऊं, क्या कहते हैं, ऐसी प्रोडक्ट की तरफ या ऐसी कंपनी की तरफ जाऊं जो कि मेरी डिमांड्स को अंडरस्टैंड करें, मेरे परचेजिंग पैटर्न को अंडरस्टैंड करें, और मेरा जो है वो क्या करें कि टाइम ना वेस्ट हो, बिकॉज टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हम डिलेज से भी बचना चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, वो सारा कुछ क्यों होता है? जस्ट इसलिए कि टाइम को बचाने के लिए, टाइम को सेव करने के लिए। सो मार्केटर आर गिविंग मोर अटेंशन टू लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ कस्टमर, बिकॉज स्टडी हैव शोन दैट रिड्यूसिंग कस्टमर डिफेक्शंस बाय जस्ट 5% कैन इंक्रीज फ्यूचर प्रॉफिट बाय एज मच एज टू 30 to 90%। सो फाइंडिंग्स आपको पता समझ आ गई, नज़र आ रहा है, फाइंडिंग लिखा हुआ है उन्होंने कि अगर आप कस्टमर की जो डिससेटिस्फेक्शन की वजह से डिलेज आती हैं, एक कस्टमर ने कहा कि जी आपका प्रोडक्ट इफ़ेक्टेड है, अगर आप उस चीज़ को सिर्फ 5% भी इम्प्रूव कर लेते हैं ना,
तो आने वाले फ्यूचर में आप उस डिफेक्शन को रिमूव करके 30 से 90% अपना फ्यूचर प्रॉफिट बढ़ा सकते हैं। और वो कब होता है कि जब आप अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप मैनेजमेंट करते हैं और आप उसकी परचेजिंग पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं और आप जो है वो कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। देखिए, एक प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि ऐसे ऐसे बनाना है, आपने वैसे बना दिया, तो वो डिफेक्ट के चांसेस क्या होगा, डिससेटिस्फेक्शन के चांसेस क्या होंगे? आई थिंक 1% भी नहीं। सो इसी वजह से आपकी कस्टमाइज प्रोडक्ट और आपकी जो है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट की तरफ बात की जाती है। बिकॉज कस्टमाइज प्रोडक्ट होगी तो आपके पास जो है वो कस्टमाइज प्रोडक्ट होने की वजह से आपका जो आपकी जो परचेजिंग पैटर्न है वो आपके जो है वो अंडरस्टैंड कर सकेगा और आपके पास नहीं होगा। So marketer must be knowledgeable about issues and option involved which in element of mix through consumer research. Marketer must be knowledgeable about issues and option involved in each element of mix through consumer research. So आपके पास जो है वो क्या होता है कि मार्केटर जो है वो जो है वो बिकॉज आप उसने आपकी अंडरस्टैंड कर लिया ना आपके परचेजिंग पैटर्न को, तो उसके पास नॉलेज आ जाएगा उन इश्यूज़ का भी और उन तमाम ऑप्शंस का भी जो कंज्यूमर की रिसर्च से उसने उनके एलिमेंट से जो है वो एक्सप्लोर आउट किया है। So for many years, promotion function in most companies was dominated by mass media advertising. तो आपके पास जो है बहुत सालों तक जो है आपका जो प्रमोशन फंक्शन रहा है मुख्तलिफ़ कंपनीज़ का, वो यानी कि पिछले पुराने सालों में ना आप क्या करते थे कि आप मैस मीडिया जो है वो एडवर्टाइजिंग करते थे। सो कंपनीज रिलाइड primarily on their advertising agency for guidance in nearly all areas of marketing communication। उस पर्पस के लिए आपके पास जो आपकी कंपनीज़ हैं वो क्या करती थी कि डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के ऊपर रिलाई करती थी। एट द कॉर्पोरेट लेवल कंपनीज मिशन हायरिंग प्रैक्टिसेस and their philanthropies, corporate culture and ways of responding to inquiries all have the dimension that communicate with customer and other stakeholder and affect the relationship। तो कॉर्पोरेट लेवल पे क्या है कि कंपनीज़ का जो चाहे वो मिशन हो, चाहे उनके हायरिंग प्रैक्टिसेस हो, चाहे उनका कॉर्पोरेट कल्चर हो, चाहे उनकी philanthropies हो, वो तमाम की तमाम जो हैं वो किस डायमेंशन में चलती हैं, वो कस्टमर्स को कम्युनिकेट करके चलती हैं। यानी कि कस्टमर्स को यानी कि आपका एक स्टेक होल्डर है ना, आपका एक ऑनर है, आपका एक पार्टनर है, उसकी तो आप विलिंगनेस लोगे, साथ आप अपने कस्टमर्स को भी अपनी जो आप अपनी स्ट्रेटजीज़ बिल्ड करोगे उन स्ट्रेटजिकल जो आप उन स्ट्रेटजिकल चेंजेस में जब आप कस्टमर की डिमांड को इनकॉर्पोरेट करने लग जाएंगे तो आपके पास जो है वो बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। यानी कि आपकी कंपनी के अंदर जो भी चेंज आ रहा है ना वो स्टेक होल्डर के साथ साथ किसकी मर्ज़ी से आना चाहिए, वो आपके पास आना चाहिए, कस्टमर की भी कॉन्सेंट होनी चाहिए। जब कस्टमर की कॉन्सेंट होगी तो कस्टमर की कॉन्सेंट के बाद आपके पास जो है वो डिफेक्ट के चांसेस नहीं होंगे। फाइन। अब अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज़ बता दूँ, ये पैलेंथोरेपी क्या है। पैलेंथोरेपी क्या होता है, जेनरसिटी द पर्सन हु लव टू द ह्यूमन मैनकाइंड। फाइन। तो आप अपने किसी भी चीज़ के अंदर जब ह्यूमैनिटी को, ह्यूमन बीइंग को, ह्यूमन डिमांड्स को इनकॉर्पोरेट करेंगे तो चीज़ें ईजी हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, एक्सेप्टेबल हो जाएंगी। Many consumer can turn off by advertising and tiring of being bombarded with the sales messages। और आप देखें, अब हम जैसे हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, आपका वाईफाई इंटरनेट ऑन होता है तो बम्बार्डमेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग हो जाती हैं, तो सम टाइम कंज्यूमर जो है वो क्या करता है कि वो उन एडवर्टाइजिंग को टर्न ऑफ कर सकता है। सो दीज फैक्टर्स आर prompting by many marketer to look for alternatives ways to communicate with their target audience। So in these type
type of the cases where the consumer are very annoyed with the multiple type of bombardment of the advertising, वहाँ पर आपके पास क्या है कि आपके जो मार्केटर के लिए चैलेंज है कि उसने ऐसे वेज ऑफ कम्युनिकेशन को प्रॉम्प्ट करना है जिससे ऑडियंस अनाय हो ना हो. फॉर एग्जांपल, मार्केटर ऑफन हायर प्रोडक्ट प्लेसमेंट फर्म टू गेट देयर ब्रांड्स इनटू टीवी शोज एंड मूवीज़. ठीक है, अब आप देखें कि आपने एक नया देखा होगा प्रमोशन के तरीके कि अब जो है वो टीवी शोज़ में, रियलिटी शोज़ में, टॉक शोज़ में आकर बात करते हैं, इंडोर्स करते हैं सेलिब्रिटीज़, उनको जो है वो इंडोर्स करते हैं प्रोडक्ट को. तो ये नए तरीके निकाले हैं उन्होंने कि वो जो बार बार आप टीज़र्स दे के, एड्स दिखा के, अब आप देखो कि एक पहले तो हमारे पास जब पीटीवी का दौर होता था तो आप मजबूर होते थे देखने के लिए ऐड, 2-3 चैनल्स हैं. अब आपके पास मल्टीपल चैनल है, जैसे ही टीज़र एडवर्टाइजमेंट आएगी तो आप फौरी तौर पर स्विच ऑन करोगे, टर्न ऑन करोगे, आप दूसरे जो है वो चैनल की तरफ चले जाओगे. सो हियर इज़ अ चैलेंज फॉर द मार्केटर दैट हैव बीन प्रॉम्प्ट द डिफरेंट टाइप ऑफ द कम्युनिकेशन और द मार्केटिंग टेक्निक, सो दैट आपका जो कंज्यूमर है उसकी अटेंशन को आप अपनी तरफ लेके आओ, क्योंकि आपने तो अपनी प्रोडक्ट की फ्यूचर क्वालिटीज़ को एडवर्टाइजिंग के थ्रू बताना ही बताना है. So brand identity is the combination of many factors including name, logo, symbol, design, packing, performance of product, services, as well as images and type of association that comes to the mind when consumer think about the brand. इसमें आपको मैं सिंपल सा एक फिनोमेना बताती हूँ. जैसे कि आप देखें, एग्जांपल है हमारे पास, हम कहते हैं ना डाल्डा घी. डाल्डा इज़ द नेम ऑफ द ब्रांड. एक्चुअली क्या है, बनास्पति घी है, लेकिन हमने एक डाल्डा का ब्रांड हमारे एसोसिएट हो गया माइंड के साथ कि जब भी डाल्डा का नाम आएगा तो हमारे जहन में फौरी तौर पर जो है वो घी आएगा जहन में. ठीक है, सो ये क्या है, दैट इज़ अ एसोसिएशन दैट इज़ कम टू द माइंड व्हेन कंज्यूमर थिंक अबाउट द ब्रांड. व्हेन एवर द कंज्यूमर केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द सर्टन ब्रांड, तो आपके माइंड में क्या आता है, ये है ब्रांड आइडेंटिटी. के एक ब्रांड ने आपके कंज्यूमर के माइंड के अंदर इतना पेनिट्रेट हो गया, वो इतना कैप्चर हो गया कि उस ब्रांड का आपके जहन में आते ही जो एसोसिएशन आती है उसको कहते हैं ब्रांड आइडेंटिटी. सो ये देखें, ये कुछ लोगोस हैं. इन लोगोस को, इनमें से कुछ कुछ आप जानते होंगे, लाइक मैकडोनल्ड है, पेप्सी कोक है, आपके पास जो है वो ये वीएल है, आपके पास इसमें से आप इसको अगर आप सर्च करेंगे, लाइक इसमें जो है गूगल क्रोम का है, इसमें जो है ये एंड्रॉयड का है, आप इसमें बहुत सारे ऐसे लोगोस हैं जिनको आप जानते होंगे. तो इन लोगोस को देखते ही आपके माइंड में एक पिक्चर, एक इमेज को एसोसिएशन, फॉर एग्जांपल केएफसी आपके जहन में फ़ौरन खाना आए. ठीक है, मतलब एक एसोसिएशन है जो आपके माइंड में आती है, वो है ब्रांड आइडेंटिटी. प्रमोशनल मिक्स, द बेसिक टूल यूज टू अकम्प्लिश एन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव आर ऑफन रेफर टू एज प्रमोशनल मिक्स, लाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन, पब्लिसिटी, डायरेक्ट मार्केटिंग. इन सब के मिक्सचर को आप यूज़ करते हो तो इन सबको हम कहते हैं प्रमोशन मिक्स. सो एडवर्टाइजिंग इज़ डिफाइंड एज, अब इन सारी चीज़ों को जो हमने बैकग्राउंड में पढ़ी उससे हमने कंक्लूड किया कि एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन होती क्या है. एडवर्टाइजिंग इज़ डिफाइंड एज एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन अबाउट ऑर्गेनाइजेशन, about product, about services और idea by the identified sponsor. ठीक है, अब इसमें देखें, इसमें इस डेफिनेशन को हमने 4 से 5 एलिमेंट में डिवाइड किया है. बाइफर्केशन कैसी है कि एडवर्टाइजिंग इज समथिंग दैट डिफाइन एज द पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन. ठीक है, अब यहाँ पर पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं है, नॉन पर्सनल है लेकिन पेड है, चाहे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की हो, चाहे वो प्रोडक्ट की हो, चाहे वो सर्विस की हो, चाहे वो आइडियाज़ की हो, लेकिन उसको आपने स्पॉन्सर्ड किया है. एडवर्टाइजिंग इज़ द बेस्ट नोन एंड मोस्ट वाइडली डिस्कस्ड फॉर्म ऑफ प्रमोशन, प्रोबेबली बिकॉज ऑफ इट्स परवेसिवनेस. ठीक है, उसकी परवेसिवनेस की वजह से, उसके परसू होने की वजह से आपके पास सबसे इफ़ेक्टिव जो वे है प्रमोशन का, दैट इज़ द एडवर्टाइजिंग. द मोस्ट, जिसे कह लेना पावरफुल व्हीकल ऑफ द प्रमोशन क्या है, दैट इज़ एडवर्टाइजिंग. तो एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट को पढ़ने से पहले आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एडवर्टाइजमेंट की इम्पोर्टेंस क्या है और कौन से ऐसे प्रिंसिपल हैं एडवर्टाइजिंग के जिसको यूटिलाइज़ करके आप अपनी एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट को बेहतर बना सकते हैं. ये आज हमारा पहला लेक्चर था.
इसमें हमने जस्ट आप कह लें कि एक तरह से हमारा इंट्रोडक्शन था कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द एडवर्टाइजिंग इन नाउ एराज। सो परवेसिवनेस का वर्ड आपके लिए न्यू है, उसका मैं मीनिंग बता देती हूँ कि क्वालिटी ऑफ बीइंग प्रेजेंट। ठीक है, जब किसी चीज़ की को आप वो कह लो ना कि किसी चीज़ का होना, तो किसी चीज़ के होने की वजह से, किसी चीज़ की प्रेजेंस की वजह से आपके पास एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, उसकी प्रेजेंस की वजह से आप उसको मानने पर मजबूर हो जाते हो। ये हमारा पहला लेक्चर था, इसको मैं यूट्यूब के लिंक के साथ भेज रही हूँ, इसको आप पढ़ लें। इंशाल्लाह सेकेंड लेक्चर हम कल जो है वो डिस्कस करेंगे विद द न्यू कॉन्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। कोई भी क्यूरी हो आप व्हाट्सएप पे जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।